नमस्कार, स्वागत है आप सबका हेल्थ ओपीडी के एक और ब्रॉडकास्ट में। दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी साँसें। साँसें खत्म, ज़िंदगी खत्म और कोरोना वायरस ने हमारी इन्हीं साँसों पर खतरा पैदा किया हुआ है। साँसों से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं, तमाम बीमारियों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर विनी कांट्रो। डॉक्टर कांट्रो अपोलो हॉस्पिटल्स में रेस्पिरेटरी, क्रिटिकल केयर और स्लीप एक्सपर्ट हैं। मैं डॉक्टर को अपने साथ जॉइन करती हूँ। डॉक्टर कांट्रू, थैंक यू सो मच हमारे इस शो में आने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। जी, मैम, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए क्योंकि जब भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोगों को सब चीज़ें जानने की बहुत ज़रूरत है ताकि वो इस चीज़ से लड़ने की और हिम्मत जुटा पाए, जिस कंडीशन में हम सब लोग इस समय हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब चूँकि आप एक्सपर्ट हैं रेस्पिरेटरी के और सबसे ज़्यादा जो कोरोना में जो असर जिस चीज़ का सामने आ रहा है वो रेस्पिरेटरी पर ही है, ये रेस्पिरेटरी की ही प्रॉब्लम है, समस्या है। तो जो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को शायद नहीं इसका जवाब पता है, वो ये है कि कोरोना हमारे जो लंग्स है उस पर असर किस तरीके से करता है? अगर हम इसे एक एक्सपर्ट की तरह नहीं बल्कि एक लेमैन की तरह समझा पाएँ आम आदमी को, तो ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी। कोरोना वायरस जो है ये एक वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है। जो कीटाणु होते हैं जो हमारे में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। कुछ उनमें से वायरसेस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं और कुछ पैरासाइट्स होते हैं। तो कोरोना जो है वो एक वायरस है जो कि हमारे सांसों की जो नली है, जो श्वास की नली है हमारी, उसको अफेक्ट करता है और ये गले के रास्ते अंदर जाता है। कुछ रिसेप्टर्स को अपने चंगुल में लेके उन पे अटैच करके और सेल्स के अंदर चला जाता है डिवाइड करने के लिए, क्योंकि वायरसेस में अपनी तरीके से डिवाइड करने की क्षमता नहीं होती है, उनमें वो मैकेनिज्म्स एब्सेंट होते हैं। तो वो जो है ह्यूमन बॉडी या फिर किसी एनिमल का सहारा लेते हैं अपने आप को डिवाइड करने के लिए। तो इसी तरीके से गले से ये अंदर जाके हमारे सेल्स में डिवाइड करना शुरू करता है और इनिशियली जो इसके असर जो होता है वो फ्लू की तरह होता है। कॉमन कोल्ड का जो वायरस होता है, जो जो कि कोरोना वायरस ही होता है लेकिन अलग तरीके का वायरस है। तो इनिशियल सिम्टम्स जो होते हैं वो कोल्ड या फिर नज़ले के जैसे होते हैं। आपको थोड़ा बहुत नाक बह सकती है, नाक बंद हो सकती है, बुखार आ सकता है और फिर जो बॉडी एक्स होते हैं फ्लू में, उसी तरीके के कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें पहले हफ्ते में होती हैं। लेकिन दूसरे हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि कोरोना लंग्स के अंदर जाके निमोनिया कॉज़ करे, ताकि ये अपने आप को वहाँ पे और अच्छे तरीके से बिठा के आपकी जो ऑक्सीजनेशन होती है लंग्स में, लंग्स हमारे जो लंग्स होते हैं उनका काम होता है ऑक्सीजन खून के अंदर लेके जाना और गंदी हवा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर निकालना। तो ये डिफ्यूजन यानी कि ऑक्सीजन अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले जाना, ये जब अफेक्ट होती है, कुछ वायरसेस ऐसा कर सकते हैं और इस कंडीशन को जो है ARDS कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। ये कुछ वायरसेस जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है वो भी कॉज करता है और कोविड का वायरस भी इसी तरीके की प्रॉब्लम कॉज करता है, जो कि निमोनिया के फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है लंग्स में। तो यदि दूसरे हफ्ते में ये प्रॉब्लम आ जाती है किसी में कि निमोनिया की प्रॉब्लम बनना शुरू होती है, तो उनकी सांस में तकलीफ आती है क्योंकि ऑक्सीजनेशन जो है वो प्रॉपर्ली हो नहीं पाती। इसलिए ऐसे लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके कई कारण हैं कि क्यों ऐसा होता है। एक तो कोरोना का वायरस जो है उसको हमारी इम्यूनिटी इस तरीके से काबू में नहीं कर पाती है पहले हफ्ते में कि वो अंडर कंट्रोल आए। दूसरा कारण ये है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को जो है वो एक रोबस्ट तरीके से इस वायरस को मारने की कोशिश करती है और जैसे एक चिंगारी की तरह कहीं पे आग लगाती है, लेकिन इस आग में जो है सब कुछ झुलस जाता है, जिनमें कि हमारे लंग्स और बाकी ऑर्गन्स भी होते हैं। तो ये इसी तरीके की एग्जाम्पल दी जा सकती है कि इस वायरस को जलाने के लिए आग लगाई जाती है, लेकिन उसमें कोलैटरल डैमेज के काफ़ी सारे चांसेस आ जाते हैं, जिसमें कि हमारा लंग, किडनी, हार्ट, ब्रेन या फिर अलग जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी के हैं वो अफेक्ट होते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ये कोरोना वायरस हमारी बॉडी में ब्लड की कोगुलेशन की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, यानी कि इसको थिक करता है। ब्लड में क्लॉटिंग की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण कि ये डिफरेंट ऑर्गन्स पे एक्ट करता है और उनको अफेक्ट करता है।
मेनली रेस्पिरेटरी होता है जिसको कि अफेक्ट करता है, लेकिन बाकी ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं जिसको मल्टी ऑर्गन फेलियर कहते हैं। तो ये सब चीजें जो है मोस्टली दूसरे हफ्ते में आती हैं। पहले हफ्ते में ये मोस्टली जो है फ्लू की तरह प्रेजेंट करता है, जिसको ओवर द काउंटर ड्रग्स जो कि केमिस्ट के पास आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं, उस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। जी। अब मैम ये चूँकि आपने बताया कि चूँकि रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है, तो क्या जिन लोगों को ऑलरेडी रेस्पिरेटरी से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे फिर सीओपीडी हो या कोई और प्रॉब्लम हो, या इवन जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जिनके कि लंग्स में कहीं न कहीं थोड़ा-सा पहले से कुछ इश्यू हो सकता है, तो उन लोगों में ये ज़्यादा खतरनाक होने के चांसेस होते हैं। ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा ज़रूर है कि जिन लोगों के लंग्स ऑलरेडी कमज़ोर हैं, उनको अगर छोटी-सी भी क्षति पहुँचती है किसी भी फ़ॉर्म में, तो उनमें इतना रिज़र्व नहीं होता बॉडी में कि वो इस क्षति या फिर इंजरी को सह सकें। ये कारण है कि ये इस स्ट्रेटा के लोग जिनको अस्थमा जो कि अनकंट्रोल्ड है, सीओपीडी जो कि एल्डरली में बहुत कॉमन है, स्मोकर्स में बहुत कॉमन है, जिनकी लंग की कैपेसिटी ऑलरेडी कम है, तो छोटी-सी क्षति भी इनको जो है अफ़ेक्ट कर सकती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर किसी को जिसको अस्थमा हो उसके लंग्स जो हैं इस तरीके से खराब हो जाएँगे। तो जिनका अस्थमा काफ़ी अच्छा कंट्रोल्ड होता है, सीओपीडी काफ़ी अच्छा कंट्रोल्ड होता है, वो अपने मेडिकेशन जो है टाइम पे लेते हैं, रेगुलरली अपना चेकअप कराते हैं, तो उनमें ये क्षमता जो है इस डिज़ीज़ की वायरस की जो क्षति पहुँचाने की क्षमता है, वो कम भी हो सकती है। लेकिन हाँ, जो लोग अनकंट्रोल्ड अस्थमा होते हैं और जो लोग अनकंट्रोल्ड सीओपीडी जो कंडीशन होती है, जो कि स्मोकिंग से यूजुअली होती है, जिनमें एडवांस्ड जो है डैमेज होता है लंग्स में, उनमें छोटी भी सी भी क्षति जो है वो इनमें काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। तो इन लोगों को काफ़ी सतर्क रहना चाहिए और अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, इनके जो डॉक्टर है, उनसे संपर्क में रहना चाहिए ताकि टाइम टू टाइम इनका चेकअप हो पाए। जी। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो जिसको पहले से ही थोड़े इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उसको थोड़ा-सा और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जो कि आजकल जो एक बहुत नॉर्मल एक खबर चल रही है, या लोग जिसे बता रहे हैं, सारे एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे हैं कि कोरोना का जो वायरस है, वो आपके लंग्स पे एक काइंड ऑफ पैचेज़ बनाता है। तो ये जो पैचेज़ होते हैं, ये एग्ज़ैक्टली होते क्या हैं और ये कितना नुकसानदेह हो सकते हैं किसी भी इंसान के लिए? देखिए, ये जो पैचेज़ होते हैं, ये इंटरस्टिशियल जो हमारा लंग है, उसको 3-4 तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक तो होती है श्वास की नली। जो श्वास की नली है, वो एक पेड़ की तरह आगे जाके डिवाइड करती जाती है, जिसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई के नाम से हम मेडिकल लैंग्वेज में जानते हैं। और ये जो नली है, इसके आस-पास एल्वियोलाई नाम का लंग पेरेन्काइमा होता है, जो कि लंग टिश्यू होता है, जहाँ पे मैंने बताया कि डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। और तीसरी चीज़ होती है वेसल्स। अब जो कोरोना का वायरस है, वो ये तीनों चीज़ों को अफ़ेक्ट कर सकता है। ये जो श्वास की नली है, उसको थोड़ा-सा सिकुड़न ला सकता है, जिससे कि आपको खाँसी हो सकती है या फिर वीज़िंग हो सकती है, स्पेशली उन लोगों में जिनको अस्थमा पहले से है, तो इनकी वीज़िंग प्रेसिपिटेट होती है किसी भी वायरल इन्फेक्शन से। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये आपके इंटरस्टिशियल को इन्वॉल्व करता है, जहाँ पे आपका डिफ्यूजन होता है। ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो यहाँ पे ये क्षति पहुँचा पहुँचा के वहाँ पे इडीमा या फिर इसको डैमेज करता है लंग के इंटरस्टिशियम को, ताकि वहाँ पे ये डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो अफ़ेक्ट होती है। तो इसकी थिकनेस से ये लंग में पैचेज़ आते हैं। तीसरा तरीका जैसे मैंने बताया कि इनमें कोगुलेट करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो इनकी वेसल्स भी जो हैं वो ब्लॉकेज के फॉर्म में वहाँ पे क्लॉट्स बनने से प्रॉपरली खून का दौरा जो होता है, वो कम होता है। तो ये 3 मैकेनिज़्म्स हैं जिससे कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आती है और किसी भी इंसान को साँस की दिक्कत हो सकती है। अब ये जो चेंजेज़ हैं, ये चेंजेज़ सीटी स्कैन या फिर एक एक्स-रे में पैचेज़ के रूप में दिखाई देता है। नॉर्मल लंग हमें एक्स-रे या फिर सीटी स्कैन में काले रंग का दिखाई देता है, लेकिन जब वो अफ़ेक्ट होता है या फिर डिज़ीज़ होता है, तो वो व्हाइट कलर के पैचेज़ में बदल जाता है। इसी तरीके के पैचेज़ जो हैं, सीटी स्कैन में हमें दिखते हैं, जिसका कि हम स्कोर बनाते हैं। हमारे लंग में दाहिने तरफ 3 हिस्से होते हैं और बाएँ तरफ 2 हिस्से होते हैं, यानी कि लोब्स होते हैं। तो इन्हीं लोब्स में कितनी इन्वॉल्वमेंट है, उस परसेंटेज के बेसिस पे सीटी स्कोरिंग को कैलकुलेट किया जाता है, जिसको सीटीएसएस कहते हैं, सीटी स्कोरिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये स्कोरिंग सिस्टम जो है 25 में से दिया जाता है।
और डिपेंड करता है कि किस लोग में कितनी परसेंटेज आपकी लंग की इन्वॉल्व है। तो ये जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं सीटी स्कैन, एक्सरे और ये सब चीज़ों के, वो ये सीटी स्कोरिंग हमें करके बताते हैं और बताते हैं कि कितनी परसेंटेज ऑफ जो आपका फेफड़ा है उसका कितना परसेंटेज इन्वॉल्व है, जिससे हमें आइडिया होता है कि कितना एक इंसान को प्रॉब्लम आ सकती है ऑक्सीजन के दौरे और कार्बन डाइऑक्साइड के दौरे में इनसाइड द लंग्स। जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपने दी है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं न कहीं मेरे मन में था और आपने उसका मेरे सवाल करने से पहले ही इसका जवाब दे दिया है। मैम, चूँकि जैसे आपने शुरुआत में बताया कि चूँकि अगर हम लोग ढंग से ट्रीटमेंट ना हो पाए या हालात मतलब कहीं कंट्रोल में नहीं हो, तो ये निमोनिया में भी जाकर के कन्वर्ट हो सकता है, जो कि बहुत सारे मरीज़ों में हो भी रहा है। तो क्या ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं कि जो आपका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि निमोनिया जो है वो आपका खतरनाक होने से पहले कंट्रोल हो सके? देखिए, एक तो ये चीज़ का ध्यान हमें ज़रूर रखना है कि निमोनिया में बदलने के चांसेस जो हैं, ये उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जिनमें कि कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं। यानी कि कुछ ऐसी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जिनमें कि सीवियरिटी जो है कोविड-19 की वो ज़्यादा हो सकती है। और ये वो लोग हैं जिनको पहले से हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट के दवाइयाँ चल रही हैं, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, स्पेशली डायलिसिस पे हैं पेशेंट्स, या फिर जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है और उनको इम्यूनिटी कम करने की दवाएँ चलती हैं जिन पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट होता है। डायबिटिक्स जो होते हैं, जो जिन लोगों में डायबिटीज़ होती है, उन लोगों में सीवियर तरीके से प्रेज़ेंट करने की प्रवृत्ति कोविड-19 में ज़्यादा होती है, इसलिए इन लोगों को सतर्क रहना चाहिए। हाइपरटेंशन जिन लोगों में होती है, उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है। तो जिन लोगों में भी ये कोमॉर्बिडिटीज़ है, उनको काफ़ी सतर्क रहना पड़ता है और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ता है, ताकि 7 दिन के बाद भी अगर इन्हें फीवर हाई ग्रेड आए जा रहा है और वो बढ़े जा रहा है, या फिर इनको साँस लेने में थोड़ी-सी शिकायत होती है, स्पेशली डीप ब्रीथिंग पे, या चलने-फिरने पे इनकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो गिरती है। यूजुअली जब हम बैठे होते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, एक्सर्ट नहीं करते हैं, तो बॉडी की लेवल ऑफ ऑक्सीजनेशन जो है वो नॉर्मल रहती है। लेकिन चलने-फिरने के बाद जब एक्सर्शन बॉडी एक्सर्ट नहीं कर पाती, तो ऑक्सीजन जब गिरती है, तो ये पहला वार्निंग साइन होता है कि आपके लंग्स अफेक्टेड है निमोनिया से, और इसी जगह पे एक ऐसा इंटरवेंशन, आपको एक्स्ट्रा दवा की ज़रूरत हो सकती है, जो कि हॉस्पिटलाइज़ेशन बचा सकती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान काफ़ी रखना चाहिए। ये देखा गया है कि कोविड-19 जिनकी भी उम्र 45 से ज़्यादा होती है, उनमें सीवियरिटी जो है वो ज़्यादा सीवियर तरीके से प्रेज़ेंट करता है। ये फर्स्ट वेव में हम काफ़ी अच्छे से जान चुके थे, लेकिन सरप्राइज़िंगली इस बार जो है 30 टू 40 ईयर जो ओल्ड स्ट्रेटा है हमारे पेशेंट्स का, वो भी हॉस्पिटलाइज़्ड हो रहे हैं और काफ़ी सीवियर तरीके का निमोनिया लेके आ रहे हैं। अब इसका क्या कारण है? ये कोई म्यूटेंट वायरस है जो कि यंग लोगों में भी काफ़ी सीवियर तरीके से प्रेज़ेंट कर रहा है, या फिर इसका विरुलेंस बढ़ गया है, या हमारी एल्डरली पॉपुलेशन में जो है वो ऑलरेडी वैक्सिनेटेड है, तो इसलिए ये यंग लोगों में ज़्यादा तरीके से, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है अभी पेशेंट्स का, तो हम जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स देखते हैं, उनको ऑलरेडी नंबर इतना ज़्यादा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई इन लोगों में ये ज़्यादा प्रेज़ेंट कर रहा है। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अभी फर्दर स्टडीज़ की ज़रूरत है, लेकिन डेफ़िनिटली आपको इस चीज़ की सतर्कता बरतनी चाहिए कि आपको अगर ऑक्सीजन लेवल चलने-फिरने पे कम हो रहा है, या फिर डीप ब्रीथिंग पे साँस लेने में शिकायत हो रही है, या फिर साँस में खिंचाव लग रहा है, चेस्ट में टाइटनेस लग रही है, या आपकी खाँसी ठीक ही नहीं हो पा रही है, या 8वें 9वें दिन के बाद आपका फ़ीवर 102, 103 से कम ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो है इंटरवेंशन की ज़रूरत है, और आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको एक्स्ट्रा मेडिकेशन जो कि स्टीरॉइड्स के फॉर्म में होती है, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इससे ये बचाव होता है कि आपको हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों जी। में मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग अपने माँ-बाप से छुपाने के लिए, या अपने दोस्तों से छुपाने के लिए कि वो इस बीमारी से ग्रसित हैं, अपने आस-पास के लोगों को बताते नहीं हैं कि हमें बुखार है। चलते जाते हैं और ऐसी स्टेज आती है जबकि वो बेहोश होके गिर जाते हैं। तो ऐसे लोगों से अपील करना चाहूँगी कि आप ये डिज़ीज़ को छुपाएँ नहीं, क्योंकि इनिशियल लेवल पे आपको अगर एक अच्छे टाइम पे दवा मिल जाएगी, तो आपके स्वस्थ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और अच्छे हैं।
क्योंकि लेटर स्टेज पे अगर इनिशियल स्टेज मिस हो जाती है तो ऐसे लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो सतर्कता भरिए आप अपने आप की नाक, कान सब कुछ सतर्कता से देखते रहें और अपना थ्रेशोल्ड कम रखें। चलते-फिरते रहें और देखें कि आपकी सैचुरेशन कम तो नहीं हो रही है और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करके ये जानें कि आपको किसी एक्स्ट्रा मेडिकेशन की ज़रूरत तो नहीं है। मैम, चूँकि जैसा आपने बताया कि अभी कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल देखते रहें, चेक करते रहें और जैसे चलने-फिरने में अगर दिक्कत होती है, तो आपको फिर सतर्क होने की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो कि 6 मिनट वॉक टेस्ट रिकमेंड कर रहे हैं इसके लिए कि आप दिन में 2 बार मॉर्निंग में, इवनिंग में चेक करें और आप उस टाइम अपना ऑक्सीजन लेवल भी चेक करें कि वो कितना गिर रहा है, ड्रॉप कितना हो रहा है। तो आप भी इसे रिकमेंड करती हैं कि कितना इसको सही मानती हैं इस टेस्ट को? जी, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा एक टेस्ट है हमारे पास जो कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन में हम ये टेस्ट पहले से यूज़ करते हैं लोगों को फ़ॉलो अप करने के लिए, स्पेशली जिन लोगों को फाइब्रोसिस की शिकायत होती है लंग्स में ऑलरेडी। तो इसको 6 मिनट वॉक टेस्ट कहा जाता है जिसमें कि हम एक पेशेंट को कहते हैं कि 6 मिनट तक आप चलते रहिए और हम फिर उनकी सैचुरेशन, उनके हार्ट रेट और उनके सिम्पटम्स को जाँचते हैं एज़ वेल एज़ उनकी डिस्टेंस देखते हैं कि कितनी डिस्टेंस वो चलते हैं। तो ये नॉर्मल तरीके का टेस्ट मैं बता रही हूँ जो हम नॉर्मल कंडीशंस में करते हैं। अब कोविड-19 में हम ये टेस्ट जो है 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है पूरे 6 मिनट का वॉक टेस्ट जो कि हम किसी को भी जो कोविड-19 से ग्रसित है अपने घर में, अपने कमरे में 6 मिनट तक चलें और देखें अपना जो उनका सैचुरेशन लेवल है, वो 6 मिनट की वॉक के बाद कितना आता है। तो अगर में आपका जो पहले आपने लेवल लिया था और 6 मिनट के चलने के बाद लिया था, अगर इसमें 3% का ड्रॉप आता है, उसे सिग्निफिकेंट माना जाता है। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं 6 मिनट तक वॉक नहीं कर पाते हैं। इनमें से एल्डरली या फिर वो लोग जिनको बहुत कमज़ोरी हो रही है, वो लोग होते हैं। इनको हम 3 मिनट के लिए चलने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि आप 3 मिनट के एंड पे अपना सैचुरेशन देखें और हमें बताएँ कि कितना सैचुरेशन आ रहा है। तो 3 मिनट 3% का जो ड्रॉप होता है वो सिग्निफिकेंट माना जाता है और ऐसे लोगों को यदि टाइम पे स्टेरॉइड दिया जाए, तो उनमें हॉस्पिटलाइज़ेशन बचाया जा सकता है। जी। तो मैम, जो लोग अगर जिनको कोविड नहीं है, क्या वो लोग भी इस टेस्ट को कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि उनके लंग्स कितने सही हैं? और अगर ये 6 मिनट का है तो अगर हम एक बता पाएँ कि इसका सही तरीका क्या है? मान लीजिए आपको कितना डिस्टेंस मेंट का वो करना है, कवर करना है, कितनी देर के अंदर? थोड़ा डिटेल में अगर बता पाएँ तो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जिनको जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। देखिए, नॉर्मली हम ये लंग्स की बीमारी में तभी बताते हैं जैसे मैंने कहा जब फाइब्रोसिस होता है और यूजुअली हम फ़ॉलो अप में करते हैं कि कितना पेशेंट को हमारी दवाओं से फ़ायदा हुआ है। जो एंटी फाइब्रोटिक मेडिकेशन है, जो स्टेरॉइड है जो हम इन लोगों में यूज़ करते हैं, तो यूजुअली ये हम हॉस्पिटल सेटिंग में ही करते हैं कि कितनी इन्होंने अपनी डिस्टेंस बढ़ाई है, दवाएँ चालू करने के बाद। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट के हिसाब से अगर हम देखें ये वायरल इलनेसेस में जिसमें हमें शक हो रहा है कि पेशेंट की ऑक्सीजनेशन कम हो रही है, घर में किया जा सकता है या उन लोगों को जिनको आईएलडी है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन मीडियम हो गया है और आप अपने डॉक्टर से फेस टू फेस फिज़िकली मिल नहीं पा रहे हैं। तो हाँ, वो लोग ये ज़रूर टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिस्टेंस मेजर करना थोड़े उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यदि वो अपना ड्रॉप इन ऑक्सीजनेशन देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उनको सिम्पटम्स नहीं आ रहे हैं, उनकी हार्ट रेट नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी साँस में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, साँस में खिंचाव नहीं आ रहा है, तो ये इस तरीके से आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। एज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट ये वायरल इलनेसेस में ये देखने के लिए कि ऑक्सीजनेशन कम तो नहीं हो रही है, उस जगह हम इसका यूज़ करते हैं। जी, क्योंकि मैं कहीं पर देख रही थी, सुन रही थी, बहुत सारे एक्सपर्ट जो आजकल कह रहे हैं कि क्योंकि बाहर जाके टेस्ट कराना पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको एक प्रिकॉशन के तौर पे भी मतलब इस टेस्ट को कर सकते हैं, चेक करने के लिए कि आप ठीक हैं, नहीं है, अगर आप अच्छे से चल पा रहे हैं जी, 6 मिनट बिल्कुल। के अंदर। जी। ये स्पेशली उन लोगों में भी इम्पोर्टेंट है जिनमें कि हैप्पी हाइपोक्सिया होता है, यानी कि जो यंग लोग अफेक्टेड होते हैं कोविड-19 से और स्पेशली इस तरीके के लोग जिनको क्लॉटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है कोविड-19 से, उनकी लंग की वेसल्स में, उन लोगों में साँस इनिशियली नहीं फूलती है। तो इन लोगों को स्क्रीन करने के लिए ये टेस्ट का काफ़ी अच्छे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर चलने पे उनकी सैचुरेशन 3% से गिरती है, तो ये सिग्निफिकेंट होती है। जी। मैम, इसमें डिस्टेंस भी मायने रखता है शायद कि आपको 6 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करना है, ऐसा कुछ भी है?
जी नहीं, जैसे बताया कि ये ILD पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है फ़ॉलो-अप में कि उनकी डिस्टेंस जो है दवा चालू करने से पहले कितनी डिस्टेंस उन्होंने कवर की थी, और जब हमने दवा उनको दी, उसके 1-2 महीने के बाद उनकी अगर डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो दैट मीन्स हमारी जो दवा है वो अच्छे से काम करती है। और ये जो है हम थेरेपेटिक जो ट्रायल्स होती हैं हमारी, जो मेडिकेशन की ट्रायल्स जो हम करते हैं, उस ट्रायल के बेसिस पे हम ये चीज़ देखते हैं एज़ अ रिसर्च। तो घर में डिस्टेंस देखने की ज़रूरत नहीं है। जी। चूँकि हम लोगों ने बात की है, आपने बताया कि किस तरीके से लंग्स पर ये एक असर डाल सकता है क कोविड-19 की बीमारी जो है। तो इसमें क्या जो लंग्स में जो डैमेज होता है या नुकसान होता है, इसे हम परमानेंट मानें या फिर ये वापस वाप रिकवर हो सकता है पेशेंट, और उसमें कितना लगभग टाइम लग जाता है? और किन बातों का ध्यान रखना होगा? जी, देखिए अभी तो ये थोड़ा-सा एक कॉम्प्लेक्स सवाल है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की डिज़ीज़ किस तरीके की है। कोविड की जो प्रेज़ेंटेशन होती है वो 3 तरीके की होती है, एक होती है माइल्ड, एक होती है मॉडरेट और एक होती है सीवियर। सीवियर जो प्रेज़ेंटेशन होती है उसमें पेशेंट की ऑक्सीजनेशन जो है 90% से कम हो जाती है, 90% से नीचे गिर जाती है। उनकी साँस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी रेट जो होता है उनका 30 से ऊपर होता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान में 15 के करीब होता है। तो ये केसेज़ जो है वो सीवियर कहलाते हैं, स्पेशली जिनका सीटी सीवियरिटी स्कोर जो है 15 के ऊपर चला जाता है, और जिन लोगों को आईसीयू की एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है और रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। नाउ रेस्पिरेटरी सपोर्ट जो होता है वो ऑक्सीजन के अलावा आपको अगर बाईपैप या नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन जो मास्क के ज़रिए हम प्रेशर से हवा देते हैं, उस चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग सीवियर कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे लोगों को रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा समय लगता है, उनको ठीक होने में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। तो ये स्ट्रेटा ऑफ पीपल जो है, इनको फ़ॉलो अप की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, ये देखने के लिए कि इनके जो धब्बे लंग में बने थे, वो ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो 6 से 8 हफ्ते के बाद जब ये घर चले जाते हैं, इन लोगों में हम सीटी स्कैन रिपीट कराते हैं और देखते हैं कि कुछ धब्बे जो हैं वो बचे तो नहीं हुए हैं, और उनके लिए क्या किया जा सकता है। तो ये स्ट्रेटा ऑफ पीपल हैं जिनमें हम यूज़ करते हैं एंटी फाइब्रोटिक मेडिकेशन, ताकि उनके जो दाग हैं लंग्स में वो स्कारिंग में कन्वर्ट ना हो। तो ये एक अलग स्ट्रेटा है। इनमें हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी करते हैं देखने के लिए कि जो श्वास की नली है वो सिकुड़ तो नहीं गई है। कुछ लोगों में इको कराते हैं, जो हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है देखने के लिए कि हार्ट पे कोई असर तो नहीं है। और कुछ लोगों में हम एक स्पेशलाइज़्ड तरीके का सीटी स्कैन, जिसको सीटी पल्मोनरी एंजियो कहते हैं, वो कराते हैं देखने के लिए कि हार्ट के वेसल्स जो हैं अराउंड, जो लंग्स के अराउंड है, उनमें कोई क्लॉटिंग वगैरह तो नहीं है। ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो ये सीवियर पेशेंट्स जो आईसीयू में एडमिट होते हैं, ये उन लोगों में फ़ॉलो-अप की ज़रूरत पड़ती है। रहा सवाल मॉडरेट केसेज़ का, उन लोगों में यूजुअली जो धब्बे होते हैं, वो टाइम के साथ चले जाते हैं, और ये टाइम 6 से 12 हफ्ते का होता है, और इससे पहले रिपीट स्कैनिंग कराने का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जिनकी ऑक्सीजनेशन स्टेरॉइड से बेटर होती है, उनके दाग ठीक होने में समय लगता है। तो बेहतर रहेगा अगर आप कुछ और कंटेम्पलेट नहीं कर रहे हैं, अगर आप कुछ और सोच नहीं रहे हैं कि पेशेंट की कंडीशन ठीक हो रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, वो ऑक्सीजन से बाहर आ रहे हैं, तो इन लोगों में सीटी स्कैनिंग रिपीट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको एट अ फ्यूचर डेट 6 टू 12 वीक्स के बीच में कराया जा सकता है। रहा सवाल माइल्ड केसेज़ का, जिनकी सीटी स्कोरिंग 7 से कम होती है, इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ॉलो-अप की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनके दाग जो होते हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, और ये स्ट्रेटा ऑफ पीपल है जिनको कि सीटी स्कैन फ़ॉलो-अप की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि किस तरीके की सीवियर डिज़ीज़ है, माइल्ड डिज़ीज़ है या मॉडरेट डिज़ीज़ है, और किस तरीके का फ़ॉलो-अप जो है किसी को चाहिए हो। मैम आवाज़ आ रही है आपको? जी, बिल्कुल। जी, जी। अभी चूँकि आपने बात की कि हम स्टेरॉइड देते हैं, और आजकल स्टेरॉइड को लेकर के भी बहुत ही कन्फ्यूज़न है लोगों में। बहुत सारे लोग हैं जो कि खुद से भी जाकर के सेल्फ मेडिकेशन के तहत खुद से स्टेरॉइड ले रहे हैं, या फिर डिमांड कर रहे हैं डॉक्टर से, एक्सपर्ट से कि आप हमें स्टेरॉइड दीजिए। तो स्टेरॉइड जो है बेसिकली कब ज़रूरत होती है, और कब मतलब ये कैसे काम करता है हमारी बॉडी पे? किस सिचुएशन में मतलब देना ज़रूरी होता है? देखिए, पहले हफ्ते में जो आपको फ्लू जैसे सिम्पटम्स होते हैं, जिसमें हेडेक, बॉडी एक, जॉइंट पेन्स, नज़ला होना, नाक का बहना, नाक का बंद होना,
और बहुत ज़्यादा बदन में दर्द होना, ये सब सारे फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं और इसमें हाई फीवर भी हो सकता है। नॉर्मली वायरल फीवर में जो फीवर आता है वो 102 या 103 भी कई बार चला जाता है। तो पहले 6-7 दिन में जो है ये फीवर बढ़ सकता है, इससे घबराना नहीं है। इसमें आप एंटीपायरेटिक्स यानी कि जो बुखार की दवा है उसको ले सकते हैं और अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं यदि कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन की ज़रूरत है। ये जो फीवर होता है पहले हफ्ते में, ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है बॉडी का। जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वो एक केमिकल रिएक्शन के रूप में अपने जो केमिकल्स हैं वो बनाती हैं और ये केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए एक हायर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो लिम्फोसाइट्स है ये तभी स्टिमुलेट होते हैं जब आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो होता है, जो फीवर होता है, वो लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करने के लिए होता है। अगर हम ये स्टिमुलेशन इनिशियली रोक दे स्टीरॉइड से, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी कम होती है, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। उसको पता नहीं लगता कि मुझे सप्रेस क्यों किया जा रहा है, जबकि मैं वायरस से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस स्टेज पे स्टीरॉइड का यूज करना काफी कैटेस्ट्रोफिक या बहुत ही जो नहीं जरूरत है उस समय, उस चीज को करने वाली बात हो गई है। अपनी बॉडी को आप अपने आप लड़ने दीजिए, उसको क्षमता बनाने दीजिए ताकि वो वायरस की रेप्लिकेशन या डिवीजन को कम कर पाए। यदि ऐसा बॉडी नहीं कर पाती और स्टीरॉइड से आप इस जो जो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है उसको सप्रेस कर देते हैं, तो बॉडी बहुत कंफ्यूज होके, इम्यूनिटी कंफ्यूज होके वायरल रेप्लिकेशन चलती जाती है और इस केस में हम वायरस को काबू में नहीं कर पाते और दूसरे हफ्ते में काफी सारी प्रॉब्लम्स आने चालू हो जाती हैं, जिसका कि निमोनिया, लंग में निमोनिया आना, किडनी पे असर होना, हार्ट पे असर होना, ब्रेन पे असर होना, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन होना, ऑक्सीजन कम होना, ये सब चीजें, और सेप्सिस सिंड्रोम जिसको कहा जाता है। आपकी बॉडी बिल्कुल ही एक ऐसी स्टेज में चली जाती है जहाँ की आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन नहीं हो पाता है, शॉक की स्टेज में चली जाती है। तो ये सब चीजें होना बहुत लाजमी होता है अगर आपने इनिशियली स्टीरॉइड यूज किया है। स्टीरॉइड का यूज करना अपने आप से बहुत ही एक कैटेस्ट्रोफिक यानी कि बहुत ही आपके लिए अनुकूल प्रतिक्रिया कर सकता है और इसको अपने आप से यूज करना प्लीज बंद कर दीजिए और अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। इनका यूज उन्हीं पेशेंट्स में करना चाहिए जिनकी की ऑक्सीजनेशन कम हो रही है, 94-95 से ऑक्सीजन कम हो रही है, आप डायबिटीज के मरीज हैं, आपके सीटी स्कैन में जो दाग हैं, जो धब्बे हैं, वो 8 से ऊपर के हैं, यानी कि 8 की स्कोरिंग से ऊपर हैं, या आप हार्ट के मरीज हैं, पहले आपको आपकी इम्यूनिटी कम है, पहले से आप ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, इन लोगों में स्टीरॉइड्स की जरूरत जल्दी पड़ती है। और जिन्हें ये बीमारी नहीं है, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, उनको अगर सांस की दिक्कत होती है, ऑक्सीजन कम होती है, या फिर उन्हें सांस में खिंचाव आता है या फीवर ठीक नहीं होता 8वें दिन के बाद, उन लोगों में हम स्टीरॉइड यूज करते हैं। तो स्टीरॉइड्स काफी एक अच्छी मेडिकेशन है जो कि साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म यानी कि जैसे मैंने आपको समझाया कि एक चिंगारी प्रोड्यूस की जाती है बॉडी में, जो कि एक कंट्रोल्ड आग लगाती है ताकि वायरस को वो मार सके। लेकिन ये आग अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए और कोलैटरल डैमेज करने लगे बाकी ऑर्गन्स को, तो इसको साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम का नाम दिया जाता है, जिसको कि स्टीरॉइड से कम करते हैं हम लोग, स्टीरॉइड के यूज से। अब इसको भी जो है बहुत बैलेंस लेके जो है हम कम करते हैं, कितना अमाउंट ऑफ स्टीरॉइड यूज करते हैं और किस तरीके से कितना लंबा स्टीरॉइड यूज करते हैं, ये काफी मैटर करता है। तो इम्यूनिटी के साथ खेलना, जो कि प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी है फर्स्ट वीक में, एक अच्छी बात नहीं है। जी। मैम यहाँ पर ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ लोगों में, खासकर अगर बीपी के पेशेंट है या फिर डायबिटिक पेशेंट है, तो उनमें स्टेरॉइड देने के बाद कई बार कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें कि एकदम से अचानक से शुगर लेवल बहुत शूट कर जाता है। तो ऐसा किस वजह से होता है, या फिर इन लोगों को स्टेरॉइड देते हुए कुछ अलग से सावधानियां जो है एक्सपर्ट बरतते हैं या कुछ चीजें ध्यान रखते हैं?
डायबिटीज के मरीज जो होते हैं उनमें स्टीरॉइड्स यूज करने से उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड जरूर होती है। इसका कारण ये है कि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है स्टीरॉइड यूज करने से। तो ऐसे में आपको जो आपकी डायबिटीज की केयर करते हैं उन डॉक्टर से जरूर संपर्क में रहना चाहिए और अपनी जो शुगर की मॉनिटरिंग है वो काफी अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों में अगर शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस कारण से भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन लोगों में जो ये शुगर है दवाओं के ज़रिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। और ये इंसुलिन किस तरीके से आपको टेपर करनी है या कितनी लेनी है, किस समय लेनी है, ये आपके डॉक्टर ही डिसाइड कर सकते हैं। कई लोग जो ऑलरेडी इंसुलिन पे होते हैं उनको अपनी डोजेस बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अपने डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर रहिए और अपनी शुगर चेक करते रहिए। और ये भी काफ़ी लाज़मी है कि आप अच्छे से पानी पीते रहें, क्योंकि जब बॉडी की ग्लूकोज़ बढ़ती है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ या शुगर को बॉडी से वॉश आउट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होता है, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनसे कि शुगर के मेडिसिन्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पानी काफ़ी अच्छे से पीना है। बेसिकली आप अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे, तो डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से आपकी शुगर की मेडिसिन या फिर इंसुलिन को ऊपर-नीचे करना है। जी। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपने दी है, खासतौर पे जो पानी वाली बात बताई है कि किस तरह से एक बहुत छोटी-सी चीज़ लगती है देखने में, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है पेशेंट के लिए। मैम, चूँकि जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो लोगों में गलतफ़हमियाँ हैं या सेल्फ मेडिकेशन है, तो उसमें एक सीटी स्कैन को लेकर भी इधर बहुत जो है एक बवाल मचा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो कि हर तीसरे दिन पहुँच जाते हैं या फिर जब भी उन्हें लगता है कि अब सीटी करा लेना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप एक्सपर्ट के तौर पर कब रिकमेंड करती हैं कि आप सीटी की वाक़ई ज़रूरत है और कराना चाहिए? देखिए, जिसमें क्लियर कट इंडिकेशन है सीटी स्कैन कराने की, अगर आपके डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि आपका बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी की बुखार जो है वो 10 से 12 दिन तक भी चलता है, लेकिन उनमें साँस की कोई दिक्कत नहीं आती, उनकी ऑक्सीजनेशन काफ़ी अच्छे से मेंटेन हो रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ उनमें काफ़ी कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो, हार्ट के पेशेंट हो, कैंसर के पेशेंट हो, जिनमें आप डिसाइड नहीं कर पाते कि साँस तो ठीक चल रही है, ऑक्सीजन भी ठीक है, स्टेरॉइड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यहाँ पे सीटी स्कैन का काफ़ी एक अच्छा यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे पेशेंट हैं जिनमें साइलेंटली जो है निमोनिया के पैचेज़ बनने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो इन स्ट्रेटा ऑफ जो पेशेंट्स हैं, इनमें सीटी स्कैन काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। यदि आपको डायग्नोसिस में डाउट है, कई लोग आजकल आरटी-पीसीआर नेगेटिव आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि दूसरी बीमारियाँ दुनिया से खत्म हो गई हैं। तो इन लोगों को डिफरेंशिएट करने के लिए भाई बार-बार आप आरटी-पीसीआर करा रहे हैं और वो नेगेटिव आ रहा है, फिर भी बुखार चले जा रहा है। तो कुछ ऐसे भी लोग हमने देखे जिनको कि दूसरे तरीके का निमोनिया था, जिनको बैक्टीरियल निमोनिया था। तो ऐसे पेशेंट्स मिस ना हो, इस केस में आप सीटी स्कैन का यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जब आपके पेशेंट एडमिटेड हैं और आपका पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा है डिस्पाइट एडवोकेट थेरेपी, यानी कि आप उसको कोविड-19 की सारी थेरेपीज़ दे रहे हैं, स्टेरॉइड दे रहे हैं, एंटीवायरल मेडिकेशन दे रहे हैं, ब्लड थिनर दे रहे हैं, वो मरीज़ ठीक नहीं हो पा रहा है। तो कुछ दूसरी चीज़ें, यानी कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फ्लूइड ओवरलोड या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप मिस कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें को डिफरेंशिएट करने के लिए हम सीटी स्कैन कराते हैं। जो लोग अपनी फ़ियर की वजह से दूसरे-तीसरे दिन सीटी स्कैन सेंटर में पहुँच जाते हैं, उन लोगों से मैं तहे दिल से विनती करूँगी कि ऐसा प्लीज़ ना करें। एक तो आप अपने पैसे भी वेस्ट कर रहे हैं और जो भी लैब्स और सीटी स्कैन यूनिट्स जितने भी हैं हमारे देश में, उनको ओवरलोड कर रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों को सच में ज़रूरत है सीटी स्कैन करने की, उन लोगों की बारी नहीं आ पा रही है। तो आप लोगों को 2 से 3 दिन में जो बुखार आ रहा है, उसमें पैचेज़ बनने की जो चांसेस हैं, वो ऑलमोस्ट निल है। क्योंकि तीसरे या चौथे दिन पे आप अगर सीटी स्कैन कराएँगे, वो तो नॉर्मल ही आएगा और आपका साँस लेना चालू होगा 10वें या 11वें दिन। जब आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई मैंने सीटी स्कैन तो कराया था, वो तो क्लियर था, तब मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया आप ठीक हो जाएँगे, लेकिन अब मेरी साँस फूल रही है। तो उस समय आप अपनी साँस फूलने को इग्नोर कर सकते हैं और अपनी डॉक्टर के संपर्क में नहीं भी आ सकते हैं। तो ये बहुत कैटास्ट्रॉफिक है। तो इनिशियल हफ्ते में प्लीज़ सीटी स्कैन ना कराएँ।
यदि आपको कोई अंडरलाइन कंडीशन है, आपकी इम्यूनिटी कम है, आप कैंसर के पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट है, तो अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि आपको सीटी स्कैन की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। कुछ मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका सीटी स्कोरिंग 15 आया था और रात को मैसेज करते हैं, हमारा सीटी स्कोरिंग 15 है, आप हमारी मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो मेरा उनको सिर्फ एक सवाल होता है कि आपका सिम्पटम क्या है? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम रिपोर्ट को ट्रीट नहीं करना चाहते हैं। हम जो है वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं, पेशेंट के सिम्पटम्स को ट्रीट करते हैं। मेडिकल साइंस और ह्यूमन बॉडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ये एक मशीन की तरह नहीं होती, जिनमें कि आप कैलकुलेटर की तरह 2+2 डालें और वो 4 निकल के आएगा। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। अगर 15 का स्कोर 2 लोगों में हम देख लें और उनको साथ-साथ खड़े करें, उन दोनों लोगों में किस तरीके से प्रेजेंटेशन होगी ये बहुत अलग-अलग होती है और ये आपके डॉक्टर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद ही बता पाएँगे कि किस जगह पे ये स्कोरिंग इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर पेशेंट को कोई सिम्पटम नहीं है, उनकी ऑक्सीजन नॉर्मल है और वो दवाएँ ले रहे हैं, तो इस स्कोरिंग को लेके या सीआरपी वैल्यू को लेके बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि क्लिनिकल कंडीशन जो पेशेंट की होती है, वो पहले ठीक होती है और लैब वैल्यूज़ या फिर सीटी स्कैन या फिर रेडियोलॉजी जो है, वो बाद में ठीक होती है। इनमें लैग होता है, जो सीआरपी वैल्यूज़ होते हैं, वो काफ़ी टाइम के बाद ठीक होते हैं। और जो पेशेंट होता है वो आपको रिस्पॉन्स दिखाएँगे कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जी। मैम यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल है जो आई थिंक जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके मन में भी ज़रूर होगा कि चूँकि कई बार इसमें जैसे आपने भी बताया कि अचानक से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है या ग्रेजुअली भी ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो उस टाइम इंस्टेंटली क्या कर सकता है पेशेंट या उसके जो घर में बाकी लोग हैं उसके आस-पास ताकि वो थोड़ा-सा उनको राहत मिल पाए और जब तक कि कोई प्रॉपर मेडिकल हेल्प उन तक पहुँचे उससे अपनी इस जो सिचुएशन है उसको वो कंट्रोल में रख पाएँ? देखिए, इंस्टेंटली आपको तो पहले अपना जो ऑक्सीमीटर आप लगा रहे हैं अपनी उँगली में, पहले तो उसको चेक कर लें कि मैंने जो अपनी उँगली में ऑक्सीमीटर लगाया है, ये सही तरीके से लगाया है या नहीं? इसकी बैटरी ऑप्टिमल है क्या नहीं नहीं है? क्योंकि उसमें अगर ब्लिंकिंग हो रही है और आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन लेवल 94, 93, 92 आ रही है, तो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जबकि आप खुद ठीक-ठाक बैठे होते हैं। So if there is a discrepancy between your symptoms and your oxygen levels, please check your oximeters. और यूजुअली ये जो है मिडिल फिंगर पे लगाएं अपना ऑक्सीमीटर और अपनी फिंगर जो है वो वार्म रखें, उसको वार्म करें पहले, क्योंकि ठंडी फिंगर पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, आपकी जो वेसल्स होती है उसकी बीटिंग को जो है ऑक्सीमीटर रीड करता है। तो यदि आपकी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं, सिकुड़ी हुई होती हैं, तो ऑक्सीमीटर रीडिंग ठीक नहीं देता है। तो वार्म फिंगर पे लगाएं। रात को उठ के जब आप एसी में सोए हुए हैं, ठंडी फिंगर है, आपने ऑक्सीजन देखा 92 और आप एकदम से चिल्लाने लग गए, तो पहले अपने ऑक्सीमीटर को देखें, उसकी बैटरी लेवल देखें और दूसरे इंसान पे ज़रूर चेक करें जो नॉर्मल आदमी है। तो यदि आपकी लेवल सच में कम है तो इंस्टेंटली आप अपने पेट के बल लेट सकते हैं, जिससे कि आपकी ऑक्सीजन 2 से 3 लेवल या उससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है। दूसरी चीज़, कोशिश करें आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जो आपके लिए कुछ मेडिकेशंस उसी टाइम इंस्टेंटली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपके घर में ऑक्सीजन सिलेंडर है या कॉन्संट्रेटर है, आप उसको चालू कर सकते हैं। ओवरऑल ये भी देखा गया है कि वेंटिलेशन जिस रूम की प्रॉपर होती है, उसका एक का काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है पेशेंट पे। और ओवर क्राउडिंग ना करें अपने पेशेंट के आस-पास, उनको थोड़ा-सा स्पेस दें ताकि वो बेटर फ़ील कर पाएँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ज़रूर कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, पैनिक ना करें। जब भी पैनिक होता है तो उसमें गलती करने की जो टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी। मैम ये तो चूँकि अगर मान लीजिए 1% हम ये मान के चलें कि रात में 2 बजे किसी को प्रॉब्लम हो रही है, 4 बजे प्रॉब्लम हो रही है और किसी वजह से डॉक्टर से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है उस मोमेंट पर पॉसिबल है ऐसा भी। तो तब आप जो बता रहे हैं कि आप अगर और 1% में ये भी मान लो कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी घर में अवेलेबल नहीं है, तो किस सिचुएशन में एक्चुअल में पैनिक करने की ज़रूरत है? और आज की जो कंडीशन है उसमें अगर आप हॉस्पिटल भी जाते हैं तो वहाँ भी बेड की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, सिलेंडर भी कई बार नहीं अवेलेबल है। तो ऐसे में जो आपने बताया कि एक तो प्रोन पोज़ीशन में लेटने वाली बात है और उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी अगर आप बता पाएँ जो कि खुद से इंस्टेंटली कर पाएँ और थोड़ी भी हेल्प हो पाए पेशेंट को? देखिए, प्रोनिंग के सिवा अगर आपके घर में नेबुलाइज़र है, आप नेबुलाइज़र यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी जो श्वास की नली है वो थोड़ी ओपन अप हो।
और या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिक्रीशन फंसे हुए हैं किसी के लंग्स में, तो आप उनको थपथपा सकते हैं, उनकी पीठ थपथपा के वो सिक्रीशन निकाल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। इन एडिशन अगर आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ही इनकी कम चल रही है, तो स्टीरॉयड अगर घर में है तो उसको आप यूज कर सकते हैं, और उस समय, केवल उस समय पेशेंट को ये जो है आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास 16 mg की कोई स्टीरॉयड रखी हुई है तो उसकी 2 गोली आप पेशेंट को दे दें, और इन द मीन टाइम आप जो है बेड खोजने की कोशिश करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश करें। ये सिचुएशन काफ़ी कॉमन आ रही है हाउस होल्ड्स में, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि इस तरीके से अगर किसी पेशेंट की ऑक्सीजन कम होती है और घर में कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल ये सवाल है, क्योंकि इसमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हम उस पेशेंट का हेल्प कर सकते हैं, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। बट ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। इन एडिशन अपनी, जैसे मैंने कहा, अपनी बीमारी को छुपाएं ना, कि इस लेवल तक पहुंचने ही ना दें, ताकि इस लेवल तक आने से पहले ही आपकी दवा जो है वो चालू हो जाए और आप थोड़े ठीक हो जाएं। कुछ लोग होते हैं जिनमें दवा चालू होने के बाद भी ऑक्सीजन लेवल्स कम होती हैं, तो इसका कारण ये होता है, जैसे मैंने बताया, कि कुछ लोगों में डायबिटीज इतनी अनकंट्रोल्ड होती है, उनकी अंडरलाइन कंडीशन इतनी खराब होती है, उनके जीन्स अलग होते हैं जिसमें बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। केवल दवा लिखने से या नर्स के दवा देने से पेशेंट ठीक नहीं होता है। उनके जो अंदर के जीन्स हैं, जो बॉडी की क्षमता होती है डिजीज से लड़ने की, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस हैं जिसमें कि फ्रैंकली मेरे पास कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, लेकिन ये चीजें जरूर है कि पैनिक ना करें, पेशेंट को उल्टा लेटाएं, कोशिश करें कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम हो, या फिर एम्बुलेंस में ले जाके उनको जो है भर्ती कराने की कोशिश करें। जी, जी। हाँ मैम, ये तो बात सच है कि बहुत सारी कई बार ऐसा होता है कि जो चाहकर भी आपके पास कोई सटीक जवाब नहीं होता। लेकिन जितने टिप्स आपने दिए हैं, अगर इन पर भी गौर किया जाए और साथ में थोड़ा-सा जो है पैनिक ना करें, तो कुछ ना कुछ हेल्प तो पेशेंट की हो ही सकती है। जी, चूँकि हम लोगों ने इलाज पर बहुत सारी बात की है, ऑलमोस्ट आपने सब कुछ बता दिया है, जो भी किसी के मन में सवाल हो सकते हैं इससे जुड़े हुए। लेकिन एक मेरा सवाल ये है कि क्या लंग्स को फिट रखने के लिए कोई प्रिवेंटिव दवा या फिर कोई और तरीका, चाहे वो कसरत है, चाहे योगा है या कोई और चीज़ है, जो कि हम कर सकते हैं क्या? ये देखिए, लंग को इन पर्टिकुलर ठीक रखने के लिए ऐसी कोई बहुत मेजर चीज की जरूरत नहीं है। आप ओवरऑल जब अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, अपना वजन कंट्रोल में रखते हैं, अपनी डिजीजेस जो कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की शिकायत, इन चीजों को कंट्रोल में रखते हैं, अपनी एस्मा की मेडिसिन टाइम पे लेते हैं, सीओपीडी की मेडिसिन टाइम पे लेते हैं, सिगरेट स्मोकिंग अवॉइड करते हैं, ज्यादा पोल्यूशन में जाना या फिर पोल्यूशन में मास्क पहनना बंद कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके लंग को हेल्दी बना सकती है। इन एडिशन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमने अपने जो एनवायरनमेंट है उसको काफी प्रदूषित कर दिया है, बहुत ज्यादा प्रदूषण है, जिसके कारण हमारे लंग्स भी चोक हो रहे हैं, और ये सब पैंडेमिक्स आने की जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ गई है, क्योंकि हमने अपनी किताबों में पढ़ा था कि रिसर्जेंस ऑफ वायरसेस और बैक्टीरिया होगा जबकि ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये इसके कारण भी कहीं ना कहीं हम ही हैं। तो कोशिश करें कि जितने ज्यादा पेड़ हैं उन्हें लगाएं और पोल्यूशन कम करने की कोशिश करें। इसमें सिर्फ लोगों का ही योगदान नहीं चाहिए, बल्कि पूरी गवर्नमेंट और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी भी इंटरवेंशन की काफी जरूरत है। ये तो लॉन्गर टर्म की बातें हैं। अभी तो अगर हम पैंडेमिक में सोचे कि किस तरीके से अपने लंग्स को स्वस्थ रखें, तो अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उसे छोड़ दें। दूसरे तरीके से अगर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस चालू कर दें, वो एक काफी अच्छा तरीका हो सकता है। प्राणायाम एक काफी अच्छी एक्सरसाइज होती है लंग्स के लिए, जिसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं। अनुलोम विलोम, जिसको हम काफी अच्छा मानते हैं लंग्स के लिए। योगा विच इज रियली गुड फॉर द बॉडी एंड एज वेल एज फॉर द ब्रीदिंग कंट्रोल। जो ब्रीदिंग कंट्रोल योगा में हम सीखते हैं, उसके बराबर कोई चीज नहीं। तो इन एडिशन अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन है जैसे एस्मा है, सीओपीडी है, आईएलडी है, तो उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करें और दवाएं टाइम पे लें और अपने डॉक्टर से फॉलो अप रखें। जी। मैम, चूँकि आपने बताया कि लंग्स के लिए कुछ एक्सरसाइज़ या जो योगा वगैरह की बात हम लोगों की, या जिस किसी को उस वक़्त कोरोना है, जो पेशेंट है, मतलब सॉरी कोविड-19 का कोई पेशेंट है और उस वक़्त भी वो कुछ एक्सरसाइज़ कर सकता है, ख़ास तौर पे जो साँस वाली जो आप एक्सरसाइज़ बता रहे हैं, क्योंकि उस वक़्त ऑलरेडी उनका जो लंग्स की कैपेसिटी है, तो वो कहीं न कहीं पहले से ही मतलब उतनी अच्छी नहीं होती है। तो क्या ऐसे में भी आप कुछ एक्सरसाइज़ रिकमेंड करते हैं घर पे करने के लिए?
जी, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि इनिशियली जब हम कोरोना में जो फ़ेज़ देखते हैं, उसमें ड्राई खाँसी होती है। तो ये ड्राई खाँसी का जब टाइम होता है, तो एक्सरसाइज़ करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि जब भी आप डीप ब्रीथिंग लेते हैं, तो कफिंग प्रेसिपिटेट होता है। तो इस फ़ेज़ में अगर आप एक्सरसाइज़ ना करें, एडुकेट रेस्ट लें, केवल एक छोटा हल्का-फुल्का वॉक लें, वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको हेल्प करेगा। लेकिन एक टाइम आता है जब आपकी छाती फूलने लगती है और आपकी जो कफ है वो ड्राई से वेट कफ में कन्वर्ट हो जाती है। ये टाइम होता है जब आपकी रिकवरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब छाती खुलती है उस समय जो है आपको एक्सरसाइज़ शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ करनी चाहिए। इंसेंटिव स्पायरोमीटर नाम का एक यंत्र आता है हमारे यहाँ, जिसमें कि बॉल्स होती हैं और जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो वो बॉल्स उठ जाती हैं ऊपर। तो इससे काफ़ी अच्छा पॉज़िटिव फीडबैक मिलता है आपके ब्रेन को कि आप वो बॉल्स वहाँ पे उठा के उसको एक स्थिर जगह पे रखते हैं, तो इससे लंग की कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है। ये सब एक्सरसाइज़ेज़ आप कर सकते हैं, योगा स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, तो आप जो पहले से आप एक एक्सरसाइज़ रिजीम फ़ॉलो कर रहे थे, ये 10 से 12 दिन के संक्रमण के बाद आप शुरू कर सकते हैं। रहा रहा सवाल उन लोगों का जो एडमिटेड हैं, उन लोगों को हम बेड साइड एक्सरसाइज़ेज़ ज़रूर एडवोकेट करते हैं और अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट की हेल्प लेते हैं और जितना भी वो एंगेज हो पाते हैं, चाहे वो अपने हाथ-पैर हिलाना हो, बेड से चेयर में बैठना हो, ये सब चीज़ें हम काफ़ी करते हैं। जी। मैम अभी चूँकि एक थोड़ा मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि घर में भी हो सकती हैं, मैंने कहीं पे पढ़ा है, सुना है, तो क्या बैलून्स फुलाने वाला या मोमबत्ती बुझाने वाला वो सब भी कुछ काम आता है या फिर वो सब बहुत जी, असरदार नहीं बिल्कुल। है? बैलून फुलाने में आपकी जो पूरी हवा आप एक वो बलून में फुलाते हैं, तो उससे भी काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज़ होती है आपके लंग्स की। ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है जो मैंने बॉल्स की एक्सरसाइज़ बताई। इन एडिशन आपको डीप ब्रीथिंग भी करनी चाहिए, इन्हेलेशनल और एक्सहेलेशनल दोनों तरीके से। जी। मैम ऑलमोस्ट जितनी भी क्वेरीज़ या क सवाल हो सकते हैं इससे जुड़े हुए रेस्पिरेटरी सिस्टम से या कोरोना का जो असर है हम लोग की बॉडी पे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वो ऑलमोस्ट हमने सब जान लिए हैं। आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहें, हेल्थ ओपीडी के जो रीडर्स हैं, जो उनके व्यूअर्स हैं, दोनों के साथ अगर आप कुछ बताना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपका कोई मैसेज हो तो? जी, मेरा यही मैसेज होगा कि अपनी मेंटल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है काफ़ी अफ़ेक्ट हुई है कोविड के टाइम पे, चाहे वो पिछला साल हो या हमारा ये वाला साल हो। उसके कई कारण हैं, एक तो फ़िज़िकली ये डिज़ीज़ आपको काफ़ी नॉक डाउन कर लेती है, इसमें काफ़ी वीकनेस होती है और इन एडिशन आपकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी तरीकों से असर पड़ता है क्योंकि आपको आइसोलेशन में रहना पड़ता है। इस चीज़ का डर लगता है कि हम ऑक्सीजन पे तो नहीं आएँगे, हमारे घरवालों का क्या होगा? अगर हमारे घर में जो कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड पेशेंट, कोई कैंसर पेशेंट है, अगर उन्हें ऐसा कुछ हो गया, तो इनका क्या होगा? तो काफ़ी सारे तरीके से सवाल दिमाग में आते हैं, जिससे कि रात को नींद नहीं हो पाती है। तो कोशिश करें कि आप पॉज़िटिव थॉट्स रखें अपने दिमाग में, एक एडुकेट स्लीप लें और अपने गैजेट से ब्रेक ज़रूर लें क्योंकि जितनी बार, जितने टाइम आप मोबाइल खोलेंगे, टीवी खोलेंगे, कोविड के बारे में पढ़ेंगे, तो आपकी परेशानियाँ बढ़ेंगी। तो अपने हॉबीज़ की तरफ जाइए, अपने हॉबीज़ जो आप बचपन में चाहते थे, जो आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था अपनी बिज़ी शेड्यूल्स की वजह से, उनमें वापस जाइए और कोशिश करें कि आप पॉज़िटिव थॉट रखें अपने मन में। यदि आप ये पॉज़िटिव थॉट्स रखेंगे कि मैं ठीक हो जाऊँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैंने ये ज़रूर देखा है कि पेशेंट्स एकदम से ठीक होते हैं। जो लोग नेगेटिव थॉट रखते हैं इनिशियली कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मुझे आईसीयू की ज़रूरत पड़ेगी, तो सीरियसली मैंने देखा है कि ऐसे लोग काफ़ी डिटेरियोरेट भी करते हैं। तो डोंट गेट नेगेटिव थॉट इन योर माइंड, टेक अ ब्रेक, गो बैक टू योर हॉबीज़ एंड डू समथिंग व्हिच मेक्स योर हार्ट हैप्पी। मैम चूँकि मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी आखिर में, वो ये है कि चूँकि आप है स्लीप एक्सपर्ट भी हैं और आपने जैसा कि ज़िक्र किया कि एक हेल्दी स्लीप के लिए चूँकि आजकल एक तरफ तो बीमारी की प्रॉब्लम, दूसरी तरफ जो मेंटल इश्यूज़ हैं, जिसकी वज़ह से लोग इतने लंबे टाइम से घर में रहने के लिए मजबूर, रिलेशनशिप, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं न कहीं स्लीप पर भी उसका असर देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर आप कुछ टिप्स दे दें हमारे व्यूअर्स को कि आप एक अच्छी हेल्दी स्लीप और साउंड स्लीप के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। जी, स्लीप हाइजीन मेंटेन करना बहुत अच्छी बात है जो कि हम सब भूल गए हैं। तो आपने अपने बड़े-बुजुर्गों से सुना होगा
अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड। सो ये अगर आप फॉलो करते हैं और खाने से जो सोने से पहले है 3-4 घंटा पहले कुछ ना खाएं, तो आपको एक काफी अच्छी स्लीप आ सकती है। इन एडिशन सोने से पहले अगर आप एक छोटी सी वॉक लें, उससे भी आपकी जो स्लीप है वो साउंड होती है। सोने से पहले चाय का या कॉफी का सेवन ना करें एटलीस्ट 3-4 घंटे के लिए, क्योंकि ये जो होते हैं स्टिमुलेंट्स होते हैं। दूसरी चीज जो आज की जनरेशन में और इवन हमारी जनरेशन में भी जो कॉमन है, सोने से पहले हम अपने मोबाइल देखते हैं, तो इसकी जो लाइट है आपकी आंखों के जरिए ब्रेन पे जाती है और आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, क्योंकि हमारे जो सोने के सेंटर्स होते हैं ब्रेन में वो लाइट सेंसिटिव होते हैं। जो डे और नाइट का हमारा डिफ्रेंसिएशन होता है वो लाइट सेंसिटिव होता है। तो जब इन जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं इन पे लाइट की सेंसेशन जाती है तो उनको जागने के लिए मजबूर करती है। तो अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ करें, अपने कमरे में लाइट जो है वो डिम करें और सारे गैजेट्स बंद कर दे, आवाजें बंद कर दे, ताकि आपको एक अच्छी स्लीप आए। तो यदि हम ये चीजों के बारे में सोचते रहें, पढ़ते रहें, तो आपके थॉट्स में भी कहीं ना कहीं वो चीजें चलती रहती हैं जो आपको सोने नहीं देती। तो 6 से 8 घंटे की स्लीप लेने के लिए आप ये जरूर करें और थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करें। आजकल हर किसी के घर में देखा जाता है कि 12-1 बजे सोते हैं और सुबह जो काफी लेट वो रहते हैं। सो दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। You should go to bed early preferably and rise early in the morning. That is considered to be the most beneficial for your body, for which your body has been designed by God. मैम एक हमारे व्यूअर हैं जिनका एक सवाल है जो कि मैं आई थिंक हमारा आज का इस सेशन का आखिरी सवाल होना चाहिए। कोरोना वायरस में फिर से म्यूटेशन होने की कितनी संभावना है? जी, ये तो मैं बहुत मुश्किल सवाल है। ये तो नहीं बता पाऊंगी कि कितना म्यूटेशन इसमें होने का चांस है, क्योंकि अभी तक तो काफी म्यूटेशंस ऑलरेडी आ चुकी हैं। लेकिन जितने भी रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं उनमें कॉमनली म्यूटेशंस होती हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है उसमें भी जो है म्यूटेशन साल दर साल होती हैं, और ये जो म्यूटेशंस होती हैं कुछ सिग्निफिकेंट होती है, कुछ इनसिग्निफिकेंट होती हैं। तो इन्फ्लुएंजा के वायरस में हर साल हम अपने वैक्सीन जो है उनको अपडेट करते हैं, उनके जो कंटेंट है वो बदलते हैं ताकि जो लेटेस्ट म्यूटेशन है वो इनकॉर्पोरेट हो। तो म्यूटेशन नाम की चीज कोई नई चीज नहीं है। अब कोई म्यूटेशन कितनी सिग्निफिकेंट है, कितनी इनसिग्निफिकेंट है, वो साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं। तो यूजुअली जो म्यूटेशंस होती हैं उनमें विरुलेंस या फिर डिजीज की क्षमता प्रोड्यूस करने की, एक वायरस या बैक्टीरिया की, वो कम होती जाती है, विरुलेंस कम होती है, उसकी क्षमता कम होती है। लेकिन कोविड में ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा नॉलेज गैप है, हमें इस चीज के बारे में अभी नहीं पता है, तो इस चीज में ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। लेकिन हाँ, म्यूटेशंस जो हैं वो फर्दर स्टडी करने की जरूरत है, जो कि अभी हो रहा है। जी। मैम इतनी सारी जानकारी जो आपने दी और आई थिंक जितने सवाल हो सकते थे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जुड़े हुए और कोरोना का जो असर है हम लोगों पे उससे जुड़े, वो सबके जवाब आपने दिए, इतना सारा टाइम हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।